हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि अगर हमारी जो लाइट रे है वो किसी होमोजीनियस मीडियम में एक ट्रांसलेशन मोशन करती है तो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो बीम ट्रैवल कर रही है तो कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं सेकेंड पॉइंट के विद द हेल्प ऑफ जो आपका इनिशियल पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट से, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। सिमिलरली जब आपकी लाइट रे है वो एक रिफ्रैक्शन फिनोमिना फॉलो करती है तो उस केस में जो बीम ने पार्ट ट्रैवल किया उसके बाद पोजीशन चेंज की इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे अगेन हम फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट, बट यहाँ पे यूज़ करेंगे रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपकी बीम रिफ्रैक्शन फिनोमिना फॉलो करे। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास मीडियम चेंज होना चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे एक आपका ऑप्टिकल लेंस के लेफ्ट साइड फर्स्ट मीडियम एंड यहाँ पे राइट साइड आपका हो गया सेकंड मीडियम। नेक्स्ट आपका जो बीम है, बीम ने लेफ्ट साइड से लेंस के इस पॉइंट को टच किया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो बीम है वो अपना पाथ कैसे चेंज करेगी, दैट विल डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज टू मीडियम्स। इस लेंस के ऊपर हमने मान लिया कि ये है आपकी नॉर्मल की पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी जो एक्स लाइन की पैरेलल है। तो ये एक्सिस हमारी एक्स लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये डॉटेड में हम यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहे हैं और ये हमारी इंसिडेंट बीम है। अगर मैं कहती हूँ कि ये जो सेकंड मीडियम है ये मीडियम मेरा इस मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर है, देन क्या होगा आपकी बीम है वो अगर सेम मीडियम होता तो स्ट्रेट जाती, बट डेंसर मीडियम है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी। तो वो बीम हम मान लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। बेंट होने के बाद उसका पाथ हो गया ये, तो ये आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड बीम। तो ये इंसिडेंट बीम, ये रिफ्रैक्टेड बीम। डॉटेड लाइन यहाँ पे नॉर्मल दिखा रही है और ये एक्सिस जो हमने ए बी ड्रॉ कर रखी है वो हम कह रहे हैं हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, दिस कंप्लीट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस कंप्लीट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन हमारे जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनते हैं, जो भी बीम लाइट रे है यहाँ पे वो एक्स एक्सिस के इस पैरेलल एक्सिस के साथ भी एंगल बनाती हैं। तो वो एंगल्स हम देखें तो यहाँ पे देखो ये एंगल आपका हो गया, दिस वन इज अल्फा 1 एंड यहाँ पे ये एंगल आपका हो गया अल्फा 2। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एंगल बनाए आपकी बीम ने वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब जो रिमेनिंग एंगल है उसको हमने कह दिया थीटा, तो ये थीटा हो गया और इधर भी आपका ये थीटा हो गया। ये एंगल्स की ज्योमेट्री आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। ये आपका फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों रीजन में डिफरेंट रहेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना फॉलो हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे कह देती हूँ पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट का जो हाइट है दैट हाइट इज y2। अब जो एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी हाइट हमारी सभी जगह सेम रहेगी। अगर मैं इस पॉइंट को कहती हूँ जस्ट यहाँ पे y2 है, लेफ्ट साइड में भी अगर मैं इस ये दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, यहाँ पे भी आपका जो हाइट है अगर उसको y1 कहती हूँ तो ये ए बी एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स आपकी जो y1 हाइट है वो y2 के इक्वल रहेगी। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला कि y1 इक्वल्स टू y2, y1 y2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि जो y1 है एंड y2 है दोनों है डिस्टेंसेस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो ये आपके दोनों इक्वल हो गए। अब हम बात करते हैं लैम्डा की, जो कि हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ इज साइन
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं कह देती हूँ μ2 एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सो दिस इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। अब हम यूज़ कर रहे हैं पैरेक्सियल सिस्टम। तो पैरेक्सियल सिस्टम का मतलब क्या है कि जो आपकी रेस है वो यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है आपका वो एंगल वो स्मॉल बन रहा है। पैरेक्सियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो आपके एंगल है वो काफ़ी स्मॉल है। तो अगर एंगल स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल्स टू एंगल आई, एंड सिमिलरली साइन आर भी आपका हो जाएगा नियरली इक्वल्स टू एंगल आर। दोनों आपके साइन थीटाज हैं, उनको नियरली हमने थीटा एंगल के इक्वल कर दिया। हमें साइन, अगर साइन आई था तो आई के इक्वल हो गया, एंड साइन आर है तो आर के इक्वल हो गया। इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे पुट करती हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में, देन आई बाई आर इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें यहाँ पे मिला इंटू μ1 इक्वल्स टू आर इंटू μ2। अब हम देखते हैं हमारे आई एंड आर एंगल। जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल किस किस से मिलके बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा 1। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से आई इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा 1। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो देखो आपका अल्फा 2 प्लस थीटा, इन दोनों एंगल से मिलके बना है। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज थीटा प्लस अल्फा 2। इन दोनों की वैल्यू मैं अगर अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ तो मेरी सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी थीटा प्लस अल्फा 1 μ1 इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा 2 μ2। इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करने के बाद मुझे मिलता है यहाँ से μ2 अल्फा 2 इक्वल्स टू μ2 अल्फा 2 इक्वल्स टू μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 माइनस μ1 थीटा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ से थीटा हमें चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हम अपने इस डायग्राम से निकालते हैं। देखो अगर इस नॉर्मल को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये नॉर्मल हमारा यहाँ पे कहीं टच करेगा। ये क्या हो गया आपका, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। अब आपके पास एक ट्राइंगल है, ये पॉइंट अगर मैं O कह देती हूँ, ये P है, ये पॉइंट अगर मेरा Q है, तो इन ट्राइंगल PQO, इस PQO ट्राइंगल के अंदर देखो सबसे पहले तो आपका ये एंगल कितना बनेगा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। क्यों, क्योंकि आपका ये एक्स एक्सिस और ये ए बी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल भी आपका थीटा एंगल हो गया। तो ये एंगल आपका थीटा एंगल है और ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है PQ अपॉन QO। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे कुछ आपका स्पेस बच रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। और जो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इसलिए हम इस स्पेस को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम इस कंप्लीट स्पेस को राइट एंगल ट्राइंगल में कंसिडर करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू y2 एंड बेस कितना है r। y2 एंड y1 दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं y1। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा हमारा हो गया y1 अपॉन r। अगेन फॉर स्मॉल थीटा एंगल, थीटा एंगल अगर आपका स्मॉल है देन हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई y1 अपॉन r। इस थीटा की वैल्यू को जब मैं मेरी थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आएगा μ2 अल्फा 2 इक्वल्स टू μ1 अल्फा 1 माइनस μ2 माइनस μ1 y1 अपॉन r।
इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारे पास μ2 अल्फा 2 एंड μ1 अल्फा 1, ये क्या चीज़ है? दिस आर एक्चुअली ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइन, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो हमें पता है लैम्डा इज μ1 अल्फा 1 एंड लैम्डा 1 इज μ1 अल्फा 1 एंड लैम्डा 2 इज योर μ2 अल्फा 2। ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं और इनकी वैल्यू हमें म्यू एंड अल्फा की टर्म में पता है कि लैम्डा 1 को हम लिख सकते हैं μ1 अल्फा 1, लैम्डा 2 को μ2 अल्फा 2। अगर इन वैल्यूज़ की जगह हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 पुट करें तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी फर्दर मॉडिफाई हो जाएगी। लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 माइनस μ2 माइनस μ1 y1 अपॉन r। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। अब देखो मेरे पास यहाँ पे है ये इक्वेशन एक y1 इक्वल्स टू y2 एंड एक इक्वेशन। तो लैम्डा 2 की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है एंड y2 की इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम थोड़ा एडजस्ट करें तो देखो यहाँ से मुझे मिलता है लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 का कोफिशिएंट 1 माइनस y1 का कोफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे क्या है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इंटू y1। सिमिलरली y2 की जो इक्वेशन है उसमें देखो लैम्डा 1 नहीं है तो इसका मतलब उसमें मैं लैम्डा 1 का कोफिशिएंट 0 लगा के यहाँ पे लैम्डा 1 लिख सकती हूँ एंड y1 का कोफिशिएंट मेरा हो गया 1। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी तो मेरे पास आएगा यहाँ से लैम्डा 2y2 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1 बाय r 0 एंड 1 और यहाँ पे हो लैम्डा 1 एंड y1। अब जो ये टर्म है मेरे पास नेगेटिव ऑफ μ2 माइनस μ1 बाय r, दिस इज एक्चुअली पावर ऑफ लेंस। ये होती है आपके लेंस की पावर जो कि डिपेंड करती है इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर हम इस टर्म की जगह पे p लिख देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, दैट इज़ 1 माइनस p 0 1। ये हमारी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होगी एंड अगेन हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमारा 1 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। अब इस रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमने देखा हमारी ये लाइट रे है, लाइट रे हमारे P पॉइंट पे रिफ्रैक्शन फिनोमेना फॉलो कर रही है। तो जो पॉइंट हमारा जस्ट फर्स्ट मीडियम में है उसमें अगर हम अपने डायरेक्शन ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लिखना चाहें तो वो होंगे लैम्डा 1 y1 एंड जो सेकंड पॉइंट हम मान लें जो इस मीडियम के अंदर है उसके पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, उसको मैं p प्राइम लिख देती हूँ तो दैट इज़ लैम्डा 2 एंड y2। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना फॉलो करने के बाद यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स बने लैम्डा 2 y2 उन कोऑर्डिनेट्स को हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना फॉलो करने से पहले जो कोऑर्डिनेट्स थे उनकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट इस रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके। सो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स एंड अगेन आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये भी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।